हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड करवाने वाला हूं, जो कि है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा और जो मेन मेन टॉपिक्स बनते हैं वो करवाऊंगा और फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका यूज़र नेम है @class12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको सारे न्यू अपडेट्स, सारे नोट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, eklavyastudypoint.com। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मैप, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर की तरफ। तो मैंने आपको एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और एट द एंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और बायपोलरिटी का एंड हो जाता है। सो यूएसए और यूएसएसआर ये दो सुपर पावर्स थे। तो जब दो सुपर पावर होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको हम कहते हैं बायपोलरिटी। वहीं अगर दो से ज़्यादा सुपर पावर्स होने लग जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, ये टर्म याद रखना, मल्टीपोलर वर्ल्ड। बायपोलरिटी का एंड हो चुका है, उसके कुछ टाइम तक यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, यानी कि अमेरिका का डोमिनेंस रहा। लेकिन आज का जो वर्ल्ड है, जो आज हम देख रहे हैं, वो यूनिपोलर नहीं, वो मल्टीपोलर है। वहां पे एक सुपर पावर नहीं है, बहुत सारे एमर्जिंग नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था यूएसए वाज डोमिनेटिंग लाइक हेल। मतलब ये समझ लो कि हर चीज में, चाहे मिलिट्री हो, कल्चर हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, एवरीवेयर अमेरिका वाज डोमिनेटिंग, नो डाउट। अब मैं आपको बताऊं कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि आज की डेट में वो पावर के सेंटर्स जो कि अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 10-12 कंट्रीज ने मिलकर अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और या फिर इंडिविजुअली भी कुछ कंट्रीज हैं जो अमेरिका को सीधा टक्कर देती हैं। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताता हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो जो अमेरिका को टक्कर दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है आसियान। अगर आप देखोगे आसियान, इसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स और सार्क। ब्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, बस यहाँ पे नाम के लिए दिया हुआ है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है जो कि बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप है। सार्क क्या है? सार्क है साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? ये यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर अपनी एक यूनियन बना रखी है। तो बेसिकली ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको मान सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग और सीधा सीधा अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको कंट्रीज के नाम बताऊं तो इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है और इजराइल, ठीक है। इंडिया एमर्जिंग पावर, चाइना अबाउट टू बी अ सुपर पावर सून, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत पावरफुल है भाई आज की डेट में। और इसके अलावा रशिया, इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, द रशिया। अब मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक कराता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस में यूरोपियन यूनियन सबसे पहले है, ठीक है, हमारे बुक के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसका फ्लैग है। इसके फ्लैग में ये स्टार्स, गोल्डन कलर के स्टार्स बने हुए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा ये यूरोपियन यूनियन का मैप है। सो देखो, एक बारी और अच्छे से देख लो, जो यूरोपियन यूनियन का मैप है, ये मैप नहीं सॉरी, जो फ्लैग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये जो स्टार्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस चीज़ का सिंबल है, तो आपको वो उसका आंसर पता होना चाहिए उस टाइम पे। तो द फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, एक सर्कल है, जो एक सर्कल ही तो बना हुआ है पूरा स्टार्स का, गोल्डन कलर के स्टार्स। ये क्या सिंबलाइज करते हैं? यूनिटी, कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड हैं, हार्मनी, सभी एकदम मस्त भाईचारे के साथ रहते हैं, ये दिखाता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये यूरोपियन यूनियन बना कैसे था।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा पास्ट में जाना होगा। एक टॉपिक है मार्शल प्लान। What is Marshall Plan? After the Second World War, the economies of European countries suffered greatly. आपको पता है वर्ल्ड वॉर्स आर लाइक हेल, मतलब वर्ल्ड वॉर्स आर इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, मास किलिंग। इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र होती है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू हेल्प रीबिल्ड द इकोनॉमीज ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है उसको अमेरिका ने सपोर्ट करा, जो इकोनॉमिक हेल्प दी, उसको ही मार्शल प्लान का नाम दिया जाता है। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो कि वेस्टर्न यूरोप की सपोर्ट के लिए था बेसिकली। और फिर क्या हुआ, मार्शल प्लान में ही द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग वेस्टर्न यूरोप्स इकोनॉमी बिगेन इन 1948। ये प्रोसेस 1948 में स्टार्ट हुआ, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। ठीक है, OEEC। ये सबसे पहला स्टेप था यहाँ पे इकोनॉमिक जो मतलब जो हेल्प है वो उसको स्टार्ट करने के लिए छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना पड़ेगा ना, जो देखेगा। बार बार अमेरिका थोड़ी आएगा देखने क्या चल रहा है उधर। तो धीरे धीरे 1949 में क्या हुआ, विद द एडिशन ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन इट बिकेम द काउंसिल ऑफ यूरोप। यही OEEC आगे चलकर ये बन गया काउंसिल ऑफ यूरोप, क्योंकि इसमें अब कुछ पॉलिटिकल बातें भी होने लगी इकोनॉमिक के साथ। 1957 में क्या हुआ, विद द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज इट ट्रांसफॉर्म इनटू द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इसमें और बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्रीज, बहुत पैसे वाली जुड़ गई, तो इसका नाम बन गया द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और 1992 में एक ट्रीटी हुई जिसको कहा जाता है मॉस्ट्रिक्ट ट्रीटी, इसका ऑफिशियली नाम पड़ गया यूरोपियन यूनियन। समझ आ गया, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस पूरा हुआ है। और यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 1992 में आता है हमारे सामने, जहां हमें यूरोप देखने को मिलता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मॉन्स्ट्रिक्ट ट्रीटी से ये बना था, और इनिशियली ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, बट धीरे धीरे एक पूरा एक प्रॉपर पॉलिटिकल एंटिटी बन गया। ये समझ लो जैसे एक सिंगल नेशन है, यहाँ के सभी कंट्रीज एक समझते हैं इसको। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स ओन फ्लैग। इसका खुद का एक फ्लैग है, खुद का नेशनल एंथम है, खुद का फाउंडेशन डे है, खुद की करेंसी भी है, यूरो जिसे कहते हैं। ठीक है, फ्लैग तो आपको दिखाई दिया मैंने। और 2003 में इन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश करी थी, बट देखो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है, उसमें आपको सभी का सपोर्ट चाहिए होता है कि सभी लोग उस रूल्स को माने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट अ बुक ऑफ सेट ऑफ रूल्स, एंड जरूरी नहीं है कि हर कंट्री उसमें उस रूल्स को माने। तो वो अटेम्प्ट फेल हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, तो ये इसकी यूरो करेंसी है, ये इसका फ्लैग है, तो आप ये इसके फीचर्स बता सकते हो। और आगे बताता हूँ, देखो यूरोपियन यूनियन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है भाई। पैसे के मामले में आ जाओ, पॉलिटिकल अगर देखना है उसमें आ जाओ, मिलिट्री इन्फ्लुएंस देखना है उसमें आ जाओ, हर तरीके से। इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लगभग हर बड़े कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है, सबसे ट्रेड करता है ये। एंड 2016 में ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। ठीक है, इसकी जीडीपी थी $17 ट्रिलियन। ठीक है, ये आप मान के चलो, ये इसके फीचर्स हैं। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। वो बहुत बड़ा थ्रेट है भाई यूएस डॉलर के लिए, क्योंकि डॉलर समझता है कि मैं ही नंबर 1 पे रहूं, पर जो यूरो है वो टाइम टू टाइम इसको कंपटीशन देती है। ग्लोबल ट्रेड में जो यूरोपियन यूनियन है उसका लगभग शेयर जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है अमेरिका से। ठीक है, सो इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो हर मामले में, ट्रेड मैटर्स में, जो यूरोपियन यूनियन है वो नेगोशिएशंस करता है और उसकी बात मानी जाती है, क्योंकि उसका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हर किसी को माननी पड़ती है। यूरोपियन यूनियन में ही एक कंट्री फ्रांस है। ठीक है, मैं आपको बताऊं यूनाइटेड नेशंस, अगला चैप्टर जब मैं आपको अगले से अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो यूनाइटेड नेशंस में ना एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें 5 कंट्रीज होती हैं पूरे वर्ल्ड की जो बहुत पावरफुल हैं। उसमें से एक फ्रांस है। इनके पास ना न्यूक्लियर वेपन्स है, सबसे पहले इन्हीं के पास आए थे, और इनके पास एक वीटो पावर है, यानी कि ये किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक के ऊपर अपने आप को कि कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट अपना दिखा सकते हैं कि नो, हमें ये मतलब एग्री नहीं करते हम इससे। ये बहुत बड़ी पावर होती है। तो ये भी एक इसकी कंट्री के पास पावर है, वीटो पावर। तो बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है भाई इनका इंटरनेशनल लेवल पे भी, आप मान के चलो। ठीक है, इनकी मिलिट्री आप देखो इतनी पावरफुल है यूरोपियन यूनियन की, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, द यूरोपियन यूनियन हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी एक कंट्री फ्रांस है जिसके पास 335 न्यूक्लियर वेपन्स भी है। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्रांस वाज द कंट्री
ठीक है, वॉज वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज हु पोसेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, सो विद इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO में भी इसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है ट्रेड के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये बातें हैं, और कुछ वीकनेस भी है। देखो, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ कमियां भी होती हैं हर किसी में। तो इसके जो मेंबर है ना यूरोपियन यूनियंस के, उनकी अपनी अलग फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है। जरूरी नहीं कि उसके सभी मेंबर किसी एक कंट्री को अपना दुश्मन मान ले। हो सकता है कि यूके इंडिया को दोस्त मानता हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन की कोई और कंट्री जो है वो इंडिया को दोस्त ना मानती हो। तो ये चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बार इराक पे अटैक किया था, जिसको ब्रिटेन ने सपोर्ट किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने कंडेम किया, बोला कि अपोज किया, हम इस के सपोर्ट में नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि इनकी डिफेंस और पॉलिसीज और वो अलाइज वगैरह सबके अलग अलग हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने तो मॉस्ट्रिक ट्रीटी को ही साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, एंड द अडॉप्शन ऑफ कॉमन यूरोपियन करेंसी, वो यूरो को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो जब से यूरोपियन यूनियन बना है, बहुत सी इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यूएस के अलायंस का पार्ट रही है, और बाकी की जो कंट्रीज हैं वो कहती हैं कि ऐसे यूएस के साथ ज़्यादा क्लोज मत रहो। तो इतने डिसएग्रीमेंट होते हैं ना यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को लेकर। इसी का एक एग्जांपल है कि ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम, उसने तो छोड़ ही दिया यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, पहले इसका मेंबर था। 2016 में एक रेफरेंडम हुआ वहाँ पे यूके में, और इस ये जो रेफरेंडम था इसको ब्रेक्सिट कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट। तो ब्रिटेन अब इसका मेंबर नहीं है, ब्रिटेन इज नो लॉन्गर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि भाई जितने भी यूरोप के देश हैं वो एक हो जाएं, फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी सबकी सेम हो जाए, इंटरनल अफेयर्स और जुडिशियल मैटर्स पे सभी कोऑपरेट करो भाई, मिलजुल के रहो। एक सिंगल करेंसी हम पूरे यूरोप में चलाएंगे, यूरो। वीज़ा फ्री ट्रैवल, फ्रांस वाला ब्रिटेन में आ रहा है, ब्रिटेन वाला इटली में जा रहा है, इटली वाला कहीं और जा रहा है, जर्मनी में जा रहा है, बिना वीज़ा के। ये इनका एक वो था मकसद। ठीक है, इनका मैप देख लो एक बारी, क्या क्या आता है। जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, पोर्चुगल है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये कुछ कंट्रीज, इटली, ये इसमें आती हैं। बेसिकली दीज आर यूरोपियन कंट्रीज, सो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नाउ अब मैं आपको आसियान के बारे में बताऊंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आसियान है। तो आइए समझते हैं आसियान में क्या है। तो आसियान में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपकी आती हैं, जिसमें वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये सारी कंट्रीज ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसको कहा जाता है आसियान। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है, और ये आसियान को इन्होंने 1967 में बनाया था। 5 कंट्रीज थी स्टार्टिंग में जिन्होंने साइन किया था, और इसको बनाया था बैंकॉक डेक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक में ये साइन हुए थे। तो इनिशियली इसमें 5 ही मेंबर थे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, बाद में 5 नए मेंबर और जुड़ गए, तब जाके इसमें टोटल 10 कंट्रीज हो गई। मैं आपको बताता हूँ जो इसके फाउंडिंग कंट्रीज थे जब इसको बनाया गया था, तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में जो नई कंट्रीज ऐड हुई हैं वो है ब्रुनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स हैं इसके, टोटल 10। अब इसका जो फ्लैग है उसमें देखो रेड कलर का सर्कल है, उसकी आउटलाइन में एक व्हाइट सर्कल है, बीच में जो है फ्लेक्स है राइस की, येलो कलर की। सो द आसियान एम्बलम फीचर्स 10 राइस स्टॉक्स, यानी कि ये 10 धान की बालियां, राइस की बालियां आप मान के चलो। ठीक है, जैसे वो राइस होता है ना क्रॉप वाला, वो ऐसा कुछ बना रखा है इन्होंने। ये दिखाता है कि ये जो 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, काउंटिंग में देख लेना। तो ये दिखाता है 10 कंट्रीज की यूनिटी को और फ्रेंडशिप को। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, इसको बनाया क्यों गया था? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो पूरा रीजन है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो पूरे एरिया का। ठीक है, इसके अलावा लॉ एंड गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, पूरे एरिया में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, वॉर्स वगैरह ना हो, कोई लड़े ना। आसियान स्टाइल एक टॉपिक है। आसियान स्टाइल का क्या मतलब होता है? आसियान स्टाइल का मतलब होता है कि आसियान के काम करने का एक तरीका, कि उसका स्टाइल क्या है काम करने का।
तो ये लोग इनफॉर्मल तरीके से नॉन कन्फ्रंटेशन यानी कि कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे आप फ्रेंडली चीज़ों को सॉल्व करते हो, मैटर्स को। तो ये बहुत ही यूनिक अप्रोच है जिसको आसियान स्टाइल का नाम दिया गया है। और आसियान बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रीजन ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत तेज डेवलपमेंट इसका बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आसियान देखो भाई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ पार्ट्स भी होंगे अंदर इंटरनल। तो इसके 3 पिलर्स हैं। द फर्स्ट पिलर is ASEAN Security Community, the second pillar is ASEAN Economic Community, and the third pillar is ASEAN Socio-Cultural Community. So ये तीनों के अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ तीनों के क्या क्या काम है। सबसे पहले ASEAN सिक्योरिटी कम्युनिटी को हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी इसके मेंबर हैं, अगर कोई मान लो डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो हो जाता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा आराम से उसको रिजॉल्व करना, पीस एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। फिर आती है आसियान की इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका काम क्या है? प्रमोटिंग अ कॉमन मार्केट एंड फ्री ट्रेड, यानी कि सभी कंट्रीज आसियान की आपस में फ्री ट्रेड करें और इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स अगर कोई होते हैं तो वो यही सॉल्व करती है। फिर आती है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ये बेसिकली आसियान के पूरे रीजन में सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है आसियान कंट्रीज में। फिर है एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आसियान 1994 में एस्टेब्लिश हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव्स यही थे, सिक्योरिटी, जो आसियान की कंट्रीज हैं वो लड़ाई झगड़े ना करें, सिक्योरिटी इंश्योर हो, कोऑर्डिनेट हो, फॉरेन पॉलिसी सभी की एक जैसी हो। ठीक है, मोर लाइक मिलता जुलता यूरोपियन यूनियन जैसा ही है। आसियान विजन 2020 एक टॉपिक है। तो आसियान का विजन 2020 मतलब उनका एक विजन था कि 2020 तक उनको क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा बनाना है। यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं उसको रोक कर डायलॉग, बातचीत करके हम उसको सॉल्व करेंगे। और आसियान ने, जैसे कंबोडिया में एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो आसियान वालों ने हेल्प करी थी और वहां पे वो टॉपिक सही हो गया था, जो भी मुद्दा था, मैटर था। तो इसके अलावा ईस्ट तिमोर में भी एक क्राइसिस हो गया था, वहां भी आसियान वहां पे मतलब मीडिएटर था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है भाई? ये है चाइना। अब मैं आपको चाइना का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और चाइना कैसे एक सुपर पावर बनने वाला है। और पहले ही इसके पास कुछ भी नहीं था, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा। आज आप सभी जानते हो कि भाई चाइना कितना आगे है। ठीक है, ये कैसे आगे पहुंचा इतना। सो दिस इज आवर टॉपिक जो कि है चाइना। लेट्स सी। चाइना इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, हमारा पड़ोसी है, बहुत ही बड़ा देश है भाई, वास्ट है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों। और आपको पता है पहले चाइना नंबर 1 पे था, वो नंबर 2 पर है पॉपुलेशन में। और ये एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है। 1978 के बाद चाइना का गुड लक स्टार्ट हुआ है, पता है उससे पहले उसके पास कुछ नहीं, खाने के पैसे नहीं थे सही से। और आज वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनता जा रहा है। करेंटली माना जाता है 2040 तक तो ये अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अमेरिका, वो कहते हैं ना कि भाई अमेरिका कहता है क्या हो तुम, तो आज ये चाइना बोलता है तुम क्या हो गए। ठीक है, ये वाला सीन है। सो ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक कनेक्शन विद नेबरिंग कंट्रीज, देखो चाइना की जो आसपास की कंट्रीज हैं, जो ईस्ट एशिया है बेसिकली, उसका इकोनॉमिक कनेक्शन बहुत बढ़िया है उनके साथ। और इसी वजह से वो बहुत इन्फ्लुएंस है उस पूरे एरिया में उसका। चाइना की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, टेरिटरी बहुत बड़ी है, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, वीटो पावर भी है इसके पास में। तो इसी चीज़ को जोड़कर कंक्लूड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाई चाइना इज कंसिडर्ड एज सुपर पावर, अपकमिंग सुपर पावर। सो चाइना की स्टार्टिंग कब हुई? 1950s से। इससे पहले चाइनीज किंगडम होता था। चाइना एक प्रॉपर कंट्री के उसमें 1949 में बना था, जब चाइनीज रिवोल्यूशन हुई थी। लीडर थे माओ। नॉर्मली माओ नाम याद कर लो इनका, ये माओ है, क्यूटी पाई से। तो ये जो माओ है, इन्होंने कम्युनिज्म अडॉप्ट करा चाइना में। कहते हैं कि जैसे यूएसएसआर वाला है ना सिस्टम, एक गवर्नमेंट होगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कुछ नहीं, सब अपने कंट्री में हम बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं मंगवाएंगे। तो उस टाइम पे चाइना एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री थी जब ये चाइना बना था 1949 में। तो हुआ क्या, उसने कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे यूएसए वगैरह, यूके वगैरह, इनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया कि बात ही नहीं करूंगा भाई मैं तुमसे, जाओ। तो कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं थी। अब उसके पास जो खुद के रिसोर्सेज थे उसी को वो यूज करता था, जितना होता था भाई उसी से ही करता था। फिर क्या हुआ, जो भी चाइना का पैसा एग्रीकल्चर से आता था थोड़ा बहुत, उसी से वो अपनी इंडस्ट्री में लगाता था। कोई बाहर से ट्रेड हो नहीं रहा है, घर का पैसा घर में ही लगा रहा है वो। तो फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हो गई।
तो चाइना अपने डोमेस्टिकली वो सारी चीज़ें जो भी वो इंपोर्ट करता था वो डोमेस्टिकली ही बनाने लग गया। एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बहुत अच्छा था चाइना में। इकोनॉमी की जो रेट है, ग्रोइंग रेट, वो 5 से 6% थी। हावेवर एक बारी क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो जॉब्स चाहिए, खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और वो थी नहीं। तो चाइना ने फिर पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज बनाए, अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, बट हो नहीं पाई उतनी ज़्यादा। फिर है चाइना की इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ, ये हमारा मेन कोर टॉपिक है, समझना है हमें। तो चाइना आज जो करंट लेवल पे दिखता है ना, वो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से है। चाइना स्टार्टिंग में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि वो डोमेस्टिकली सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता था। 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसका मतलब होता है कि इन्होंने फ्री ट्रेड की तरफ रास्ता अपनाया। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना एंट्री करता है, और ये पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? चाइनीज लीडर देंग शाओपिंग ने। और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक्सेलरेटर दब गया, मतलब एकदम समझ लो स्पीड में, एकदम फास्टम फास्ट। 1973 में चाओ एन लाई जो है नए यहाँ पे लीडर बनते हैं चाइना के, और वो कहते हैं कि भाई ये 4 चीज़ों को तुरंत मॉडर्न करो, तुरंत, बहुत पीछे हो तुम, ठीक है। एग्रीकल्चर को बिल्कुल अपग्रेड करो, इंडस्ट्रीज को भी, मिलिट्री को भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो भाई, जब भी चाइना आगे बढ़ेगा। इस बंदे की ये बात इतनी सच हुई कि इन 4 चीज़ों पे चाइना ने काम किया, और आज चाइना इतनी आगे है, ठीक है। चाइना का डेवलपमेंट आप देख ही सकते हो भाई, वो मक्खी जितना ड्रोन बना रहे हैं सर्विलेंस के लिए, पता भी नहीं चलेगा मक्खी उड़ रही है या ड्रोन उड़ रहा है, पता चलेगा सारा डेटा लीक करके वो चला गया आपका, यहाँ का सारा डेटा उसने ले लिया। सूरज अपना बना के बैठा है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, अभी हम बहुत पीछे हैं उससे। तो 1978 में जो देंग शाओपिंग है, ये ओपन डोर वाला मैंने आपको बता दिया था, वो उन्होंने पॉलिसी को अपनाया, अडॉप्ट किया, फिर चाइना रैपिडली आगे ग्रोथ उसकी होती है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ज़्यादातर कंट्रीज भी कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहती थी, फ्री ट्रेड की तरफ, बट उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई, अडॉप्ट करी, जो बहुत गलत थी, ठीक है। वो कोलैप्स हो गया वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना 1982 में अपने एग्रीकल्चर को प्राइवेट करता है, और 1998 में अपने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करता है वो इंडस्ट्रीज का, यानी कि 2 अलग-अलग स्टेजेस में, एक साथ नहीं किया इसने कुछ भी। और 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ में जाता है, तो उसने बेबी स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे कदम रखे हैं, एकदम से इसने सब कुछ कोलैप्स नहीं कर दिया अपने वहाँ का। और अब मैं आपको इंडिया और चाइना के रिलेशन बताता हूँ। वैसे आपको सेकंड बुक में भी पढ़ने हैं, एक बुक का चैप्टर ही पूरा इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, आपके सामने ना जम्मू कश्मीर, जो हमारा भारत, जो उसका मैप का ऊपर वाला हिस्सा है वो लगाया हुआ है मैंने। 2 एरिया ऐसे हैं यहाँ पे जो डिस्प्यूटेड हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े यहीं पे ही होते हैं। तो एक तो ये एरिया है पीओके, ठीक है। ये पीओके पे इलीगल कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, इंडिया का है ये, और ये पूरा ऐसे है, ठीक है। यहीं पे राइट साइड में जो आप देख रहे हो, इस पे इलीगल कब्जा कर रखा है चाइना ने, इसने इसका नाम अक्साई चीन रखा हुआ है। और अपने पास जो बचता है वो ये वाला एरिया है सिर्फ, ठीक है, जम्मू वाला, लद्दाख वाला, और ये साइड वाला पुंछ और ये रजौरी उरी, ये सब वाले जो एरियाज हैं। सो ये एरिया पाकिस्तान वाले कब्जा करके बैठे हैं इलीगल तरीके से। वो कभी भी हट सकता है, वो जब होगा ऐसा माहौल बनेगा वो हट जाएगा। और अभी हमारा टॉपिक चाइना का है, तो ये राइट साइड में अक्साई चीन है, इसको ऑक्यूपाई कर लिया चाइना ने। अब ये एक बंदा है तिब्बत का, इसका नाम है, ये एक रिलीजियस लीडर है, दलाई लामा। और तिब्बत पे बहुत चाइना ने अटैक करे हैं, तिब्बत को पूरा अपना बना लिया उसने कब्जा करके। और वहां से ये ही फ्लेड, वहां से वो भागकर इंडिया आ गए, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में हमने इनको रिफ्यूजी बनाया और इनको शरण दे दी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। अब चाइना गुस्सा हो गया कि ये तो चाइना कहता है इंडिया हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुस रहा है, इससे हमें निपटना था, तुमने क्यों इसको अपना रिफ्यूजी बना दिया वहां पे, इसको क्यों आने दिया। तो चाइना ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं एकदम, जिसे आप कहते हो। तो अब देखो, हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन चलता था एक टाइम पे, कि हिंदुस्तानी और चाइना के लोग भाई भाई हैं। और 1962 में पर इंडिया चाइना की वॉर हो गई, जिसमें इंडिया हारा।
तो यहाँ पे अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भाई चाइना एक पूरा गांव बना के बैठा है अपना, अरुणाचल में एक जगह को, ठीक है, नेफा कहता है वो उसको। और जम्मू कश्मीर में भी राइट साइड वाला अक्साई चीन जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये आपको याद होगा इस तरीके से, जो ये वाला एरिया था वो हो गया। और चाइना तिब्बत को ऑक्यूपाई करके बैठा है पूरे के पूरे कंट्री को। और वहाँ का जो दलाई लामा है उसने भाई इंडिया में आके शरण ले ली, उससे भी चाइना को ऑब्जेक्शन है कि भाई ये जो पंचशील के हमने 5 प्रिंसिपल पे साइन करे थे इंडिया चाइना ने, कि हम एक दूसरे के इंटरनल वो मैटर्स में नहीं घुसेंगे और एक दूसरे को वो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ये तो इंडिया उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चाइना का टॉपिक खत्म है। अब मैं आपको जापान के बारे में बताता हूँ। तो जापान आपको तो पहले दिख ही नहीं रहा होगा है कहाँ पे, इतना छोटा सा आइलैंड कंट्री ये रहा, देखो चाइना के राइट साइड में, दिस इज जापान। आइलैंड को जोड़ जोड़ कर जापान बनता है, ठीक है, बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड। सो जापान इज आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ईस्ट साइड में है। ये ओनली कंट्री है जिसके ऊपर यार एटॉमिक बॉम्ब गिरे थे, अमेरिका ने जो लिटिल बॉय फैट मैन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करे थे इसी पे ही करे थे। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 ये कहता है कि जापान ने परमानेंटली बोल दिया है कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे कभी भी, अपने वेपन्स को यूज करेंगे नहीं, हमें पीस चाहिए बस। जापान की कंपनी के नाम बताऊं मैं आपको, पैनासोनिक, टोयोटा, होंडा, हिटाची, कैनन, ब्रिजस्टोन, निंटेंडो, निसान, सोनी। आपने ये कभी ना कभी सोनी का कैमरा लिया होगा, टोयोटा की कार देखी होगी, होंडा की बाइक देखी होगी, कैनन का कैमरा देखा होगा, ब्रिजस्टोन का टायर देखा होगा, ठीक है। ये सारी कंपनीज जो है ये जापानीज कंपनीज हैं। और जापान इज बीइंग सीन एज न्यू सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर, क्योंकि ये बहुत आगे इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है। और एशिया का ये इकलौता देश है जो G7 कंट्रीज का पार्ट है। G7 वो ग्रुप 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं, उसमें भी जापान आता है। इसके पास बहुत ही लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्टिल ये बहुत आगे है, ठीक है। और एंड डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ज़्यादातर रॉ मटेरियल ये इम्पोर्ट करता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। कहा जाता है जापान की हर गली में एक फैक्ट्री है, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा वो क्रिएटिव हैं। और जैपनीज ब्रांड मैंने आपको बताई दी है, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ठीक है, सुजुकी भी जापान का ही है। तो आज जापान कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। सो 1964 में जापान OECD का मेंबर बना था। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड में 3rd नंबर पर थी। आपकी बुक में जो दिया हुआ डेटा उसी पे चलना, गूगल के डेटा पे मत चलना। कभी कोई आके मुझे कमेंट में लिखे कि वो तो चेंज हो गया है सर। आपकी NCERT जो लेटेस्ट है ना, जो लेटेस्ट प्रिंट चल रहा है अभी आपका 2025-26 का जो लिखा है, उस पर जो डेटा है उसी के बेसिस पे आपके आंसर की बनेगी। फिर है पॉपुलेशन में जापान 11th नंबर पे आता है। और जापान 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है UN के बजट में। और इसका मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो जापान 7th नंबर पे आता है। 1951 से जापान US का एक अलाई है। बताओ यार, US ने इसके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका, उसको बाद में मार के थप्पड़ और उसके सर पे हाथ सहला रहे हैं कि चलो अब तुम मेरा अलाई बन जाओ। बताओ, US भाई बहुत तेज है। अब देखो साउथ कोरिया का टॉपिक भी कर लेते हैं। साउथ कोरिया कहाँ है? देखो जापान के बिल्कुल लेफ्ट साइड में साउथ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया, भाई नॉर्थ कोरिया वो वाला है आपका किम जोंग वाला, तो वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ के क्या करेंगे, उसकी डिटेल ही नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ साउथ कोरिया पढ़ना है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये पहले पूरा कोरियन पेनिनसुला था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके नॉर्थ और साउथ बनाया गया था। नॉर्थ में डिक्टेटरशिप चलती है किम जोंग उन की, और साउथ में आपका प्रॉपर एक अच्छी गवर्नमेंट है। तो ये एशियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है साउथ कोरिया की वो सियोल है। और उसके आसपास एक बहुत फेमस रिवर है हान रिवर, ये उसका फ्लैग है साउथ कोरिया का। और साउथ कोरिया भाई, इसका कल्चर BTS वीटीएस ये गाने सुनते हैं आज के यूथ ही, सब कोरियन कल्चर है, कोरियन कपड़े पहनना, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करना। साउथ कोरिया एक बहुत ही एमर्जिंग पावर है। और कोरिया के ब्रांड बताता हूँ मैं आपको, सैमसंग जो आप मोबाइल यूज करते हो, LG का फ्रिज, टीवी वगैरह आता है, किया की गाड़ी आती है, ये सारे जो ब्रांड है ना ये कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के। देखो सैमसंग, पोस्को, किया, ह्यूंडई, LG, ठीक है। और 1960s से 1980s में साउथ कोरिया ने बहुत तगड़ी ग्रोथ करी है भाई, और इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ा है। इसीलिए इसको कहा जाता है मिरेकल ऑफ द हान रिवर, चमत्कार हो गया। क्योंकि हान रिवर कहाँ पे है? सियोल में है, एकदम उसकी कैपिटल में।
1996 में ये भी OECD का मेंबर बन गया, जिसमें जापान भी है, अभी मैंने पीछे ही आपको ये नाम बताया था। 2017 में साउथ कोरिया की इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी दुनिया में। सोचो इतना सा देश है और कितना आगे बढ़ रहा है। तो HDI रिपोर्ट 2016 की जो थी उसमें कोरिया 18वें नंबर पर था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, क्योंकि इसने अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म करे, गरीबी हटाई है, रूरल डेवलपमेंट करा है गाँव के लेवल तक, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करा है, यहाँ के लोग बहुत ही आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मिलिट्री के मामले में साउथ कोरिया 10th नंबर पर आता है, और साउथ कोरिया अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। तो ये कोरिया के बारे में कुछ था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।